Hello and welcome to this video. Let's continue our discussion on valuation technique and cover DCF valuation in detail. In this video, we will talk about DCF valuation models. So on your screen you can see there are various DCF valuation models. Like one we have free cash flow model, dividend discount model, residual income models, economic value added model, adjusted present value model, NPV, IRR. These models are for projects when you want to evaluate projects. So these are capital budgeting techniques. But the above five are company valuation technique. But these four models, especially dividend discount model, residual income, economic value added, and adjusted present value model, these models are theoretical in nature because free cash flow models are very practically used, very frequently used. There are two models which come under free cash flow. The first one is free cash flow to the firm and second is free cash flow to equity. These two models are the objective of this course. We will be covering these two models in detail. So let's talk about what is free cash flow models. These are the cash flows. Free cash flow to the firm or FCFF are those cash flows which are available to all investors. All investors means debt, equity and preferred stock after investing in working capital and capital expenditure. FCFF are those cash flows which are available to all investors after investing in working capital and capital expenditure. Whereas FCFE, this is FCFE. These are the cash flows which are available to common equity only after investing in working capital, capital expenditure and servicing debt. Debt servicing is done in two ways. One is through interest payment and second is debt payment. So FCFE are those cash flows which are available to common equity only after investing in working capital, capital expenditure and सर्विसिंग डेट. तो डेट की सर्विसिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद और डेट पेमेंट करने के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो पैसा लगा वो माइनस करने के बाद वर्किंग कैपिटल में जो पैसा लग गया वो करने के बाद जो बच गया दैट इज अवेलेबल टू कॉमन इक्विटी. तो FCFF और FCFE के बारे में हमने डिस्कस किया. हाउ टू कैलकुलेट FCFF एंड हाउ टू कैलकुलेट FCFE. तो FCFF का क्या मतलब बताया था मैंने, जो कैश फ्लो फर्म को अवेलेबल हो, डेट इक्विटी प्रेफरेंस स्टॉक को, तीनों को जो अवेलेबल हो, ऑल इन्वेस्टर्स को जो अवेलेबल हो, दैट इज फ्री कैश फ्लो टू द फर्म. तो एक फर्म की कमाई क्या होती है? फर्म की कमाई होती है जी EBIT, क्योंकि इसके बाद इंटरेस्ट को पेमेंट जाती है, EBIT माइनस इंटरेस्ट होता है, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, उसके बाद जो प्रेफरेंस स्टॉक है उन्हें डिविडेंड चला जाता है, बाकी जो बचता है वो कॉमन डिविडेंड को चला जाता है. तो एक फर्म की कमाई क्या होती है? EBIT. तो अगर EBIT फर्म कमाती है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना पड़ता है, तो हम EBIT को क्या करेंगे? पोस्ट टैक्स लेंगे. ठीक है, तो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये TR मतलब टैक्स रेट यानी कि 40%. तो EBIT को पोस्ट टैक्स लेंगे. तो EBIT लाने के लिए हमने क्या किया होगा? कुछ नॉन कैश चार्जेस माइनस किए होंगे, तो वो नॉन कैश चार्जेस एड बैक होंगे. नॉन कैश चार्जेस जैसे कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, इम्पेयरमेंट, नॉन कैश प्रोविजंस, सभी तरह के नॉन कैश चार्जेस आपको ऐड बैक करने हैं. क्यों ऐड बैक करने हैं? क्योंकि EBIT निकालने के लिए आपने इन खर्चों को माइनस किया था और ये नॉन कैश चार्जेस है, कैश बेस्ड नहीं है, तो इन्हें ऐड बैक करो. उसके बाद क्या करेंगे? प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल और माइनस कैपेक्स. कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल मतलब पिछले साल वर्किंग कैपिटल 100 रुपए की थी, इस साल वर्किंग कैपिटल आपकी 120 रुपए की है, तो चेंज कितना आया? 20 रुपए का. तो वो जो चेंज है उसी को प्लस माइनस करना है. तो वर्किंग कैपिटल आपकी बड़ी है तो आप माइनस करोगे और कम हुई है तो आप उसे प्लस करोगे. ठीक है, तो ये एक पहली इक्वेशन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बट दिस इज नॉट द ओनली इक्वेशन. इसके अलावा भी इक्वेशंस हैं, मैं बताता हूँ पहले उनका डेरिवेशन. जैसे EBIT है, इसमें से अगर आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ये क्या बनेगा? EBT. इसे आप क्या करोगे? 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स.
अब क्या करना है, इस ईबीआईटी को ओपन करो, ईबीआईटी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, और इस इंटरेस्ट को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल से लेफ्ट में माइनस में था, इक्वल से उधर ले जाओ राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। तो यहाँ पर पहले से प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स। अब देखो ये जो पोस्ट टैक्स ईबीआईटी है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही है, तो क्यों ना मैं इसकी जगह इस पैट प्लस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट को ऐड कर दूं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स और बाकी सारा पार्ट नॉन कैश चार्जेस, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कैपेक्स एज इट इज उतार देंगे। तो नॉन कैश चार्जेस प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपेक्स। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तीसरी इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट, नॉन कैश चार्ज और वर्किंग कैपिटल, इन तीनों को अगर जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, इंटरेस्ट एज इट इज उतार दो प्लस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट और माइनस ये कैपेक्स। ये थर्ड इक्वेशन है। मैं फिर से बता दूं, जो फर्स्ट वाली है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, बट सेकंड और थर्ड भी कभी कभी आप किसी किसी फाइनेंशियल मॉडल में, वैल्यूएशन मॉडल में आप इसको देखोगे, बट इन जनरल हम यही देखते हैं, पोस्ट टैक्स सीबीआईटी प्लस नॉन कैश चार्ज, चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपेक्स। तो ये सब हमने किसके लिए डिस्कस किया, एफसीएफएफ के लिए। अब बात करेंगे एफसीएफई के लिए। तो अगर मैं पहली इक्वेशन की बात करूं, अगर आप डेफिनेशन की तरफ ध्यान दें तो ये क्या होता है, दीज आर द कैश फ्लोज विच आर अवेलेबल टू कॉमन इक्विटी आफ्टर वर्किंग कैपिटल, कैपेक्स एंड सर्विसिंग डेट। तो एफसीएफएफ में अगर हम सर्विसिंग डेट वाले पार्ट को इंक्लूड कर लें तो वो क्या बन जाएगा, एफसीएफई। तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईबीआईटी पोस्ट टैक्स, इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, अगर उस इंटरेस्ट को मैं माइनस कर दूं, ठीक है, बाकी एज इट इज रख देंगे, नॉन कैश चार्जेस प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपेक्स और प्लस माइनस बोरिंग। अगर बोरो किया तो प्लस करो और रीपेमेंट किया तो माइनस करो। तो ये इक्वेशन किसकी होगी, आपकी एफसीएफई की। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट को हम लेंगे नहीं, तो प्रॉफिट प्लस नॉन कैश चार्जेस प्लस माइनस वर्किंग कैपिटल माइनस कैपेक्स प्लस माइनस बोरिंग। तो ये चेंज इन वर्किंग कैपिटल है। अब तीसरी इक्वेशन एक और ले लेते हैं, सीएफओ। अगर ये तीनों जोड़ दें, अगर ये प्रॉफिट, नॉन कैश चार्ज और वर्किंग कैपिटल, इन तीनों को जोड़ दें तो सीएफओ बनेगा, सीएफओ माइनस कैपेक्स प्लस माइनस बोरिंग्स। एक इक्वेशन और भी लिख सकते हो, जैसे एफसीएफएफ माइनस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट प्लस माइनस बोरिंग। तो ये चार इक्वेशन हमने किसके रिगार्डिंग लिखी हैं, एफसीएफई के लिए, और ये किसके लिए थी, एफसीएफएफ के लिए। तो आगे डिस्कस करते हैं। ये चारों इक्वेशन आपको अच्छे से याद करनी है, इनके कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिए और पहले इक्वेशन को समझ लीजिए। समझने के बाद अगर कहीं पर आपको बताना होगा तो बता पाओगे, अगर रट करके इसको जाओगे और फिर बताओगे तो फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझिए और उसके हिसाब से आगे बढ़िए। अब यहाँ पर बात आती है एफसीएफएफ वर्सेस एफसीएफई की। तो दो मॉडल्स हैं, आप डीसीएफ एफसीएफएफ मेथड से भी लगा सकते हो, एफसीएफई मेथड से भी लगा सकते हो। तो ये एफसीएफएफ नहीं, एफसीएफई है। तो एफसीएफएफ में हमें क्या करना होता है, एफसीएफएफ में हमें डिस्काउंट रेट लेना होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप वैक भी कह सकते हो। ये हमारी डिस्काउंट रेट होती है। अगर फ्री कैश फ्लो टू द फर्म को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंट करोगे तो आपके पास आएगी इम्प्लाइड एंटरप्राइज वैल्यू, इसमें से लेस करना होगा नॉन इक्विटी क्लेम्स। नॉन इक्विटी क्लेम्स माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इम्प्लाइड इक्विटी वैल्यू। इम्प्लाइड इक्विटी वैल्यू को डायलूटेड शेयर से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा
शेयर प्राइस। इस शेयर प्राइस को आप क्या कहते हो? इंट्रिंसिक शेयर प्राइस। FCFE में थोड़ा सा डिफरेंस है। FCFE क्या होता है? फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। तो इसकी जो डिस्काउंट रेट होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। FCFE को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करोगे तो आपके पास डायरेक्टली इक्विटी वैल्यू आएगी। जिसके कैश फ्लोज होंगे डिस्काउंट रेट भी उसी की होगी और जो वैल्यू आएगी वो भी उसी की आएगी। जैसे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट किया तो इक्विटी वैल्यू आई। अब इसको डाइल्यूटेड शेयर से डिवाइड करोगे तो शेयर प्राइस आएगा। ठीक है, तो FCFF और FCFE में इन दोनों में मॉडल के लेवल पर ये डिफरेंस है। क्या क्या? एक तो डिस्काउंट रेट अलग होती है और जब डिस्काउंट करके जब प्रेजेंट वैल्यू लाते हो FCFF में एंटरप्राइज वैल्यू आएगी, FCFE में इक्विटी वैल्यू आएगी। एंटरप्राइज वैल्यू से नॉन इक्विटी क्लेम माइनस करोगे तो इक्विटी वैल्यू आएगी। इक्विटी वैल्यू को डाइल्यूटेड शेयर से डिवाइड करोगे तो आपकी इंट्रिंसिक शेयर प्राइस आएगा। FCFE में कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्काउंट करोगे तो इक्विटी वैल्यू आएगी। इक्विटी वैल्यू में अगर आप नेट डेट ऐड कर दो तो एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इक्विटी वैल्यू को डाइल्यूटेड शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपका शेयर प्राइस आएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में DCF के स्टेप्स पर बात करते हैं कि DCF में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। देयर आर मेनली 5 steps in DCF valuation. We will talk about in the next video. Thanks for watching.